संवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जायसवाल जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। सेमेस्टर 1 में हमारे यहाँ ज्वाइन किया हुआ है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग बीएचबी में पढ़ रहे थे ब्लड, उस पर हम लोगों ने थोड़ा सा उसमें कुछ बाकी रह गया था उसका, और शेष उसमें हो गया था। रक्त के हम लोगों ने भौतिक गुण हम लोगों ने पढ़ लिए थे। हम लोगों ने उसके फंक्शन पढ़ लिए थे। हम लोग ये ल्यूकोसाइट इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस पर हम लोग शायद पढ़ रहे थे। इसमें ये पढ़ा था हम लोगों ने मैडम, ये आपका क्लास अटेंड की हो तो मान लीजिए आइडिया हो। मुझे लगता है ल्यूकोसाइट वाला ये रह गया था, दो चीजें रह गई थी, ये रह गया था, ब्लड ग्रुप रह गया था, और इतना रह गया था तिल्ली, ये बस इतना ही रह गया था मुझे लगता है, और सब हो गया था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको ही पूरा करें। तो ये इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की बात क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट ही काम करता है। कैसे करता है? तो इस होता क्या है कि जब भ्रूणावस्था में, जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा है, उसी समय जो ये लिम्फोसाइट होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। कैसे इन्वॉल्व होते हैं? ये लिम्फोसाइट वहां से निकल करके और बोन मैरो, अभी भ्रूणावस्था में ही है, इसमें क्या है, इंट्रायूटेरल लाइफ में ही कुछ लिम्फोसाइट चले जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि इनका काम डिफेंस का है, इनका काम कठिन है, इसलिए वो क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो बोन मैरो में बनते हैं, और बोन मैरो से निकल करके दो जगह चले जाते हैं, एक थाइमस ग्लैंड में और एक लीवर में। ठीक, लीवर को जो डॉक्टर्स, जो पहले वैज्ञानिकों ने देखा था, तो उसकी तुलना उसी तरह की थी जैसे बर्ड्स में वर्षा एक ऑर्गन है, वो जो वर्षा ऑर्गन है उसी तरह का लीवर का फंक्शन देखा था, इसलिए उसको सिनोनिमस कहा गया लीवर की तरह ही है वहां फंक्शन जो वर्षा। तो वर्षा में पहली बार देखा गया था। तो लीवर में और थाइमस ग्लैंड में दो जगह चले जाते हैं, और फिर क्या होता है, इनकी लिम्फोसाइट्स की वहां ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग की जाती है। डिफेंस का एक अलग अलग सिस्टम बताया जाता है कि कैसे ये वहां पर डिफेंस के कोई आए तो कैसे सुरक्षा करेंगे, कैसे मारेंगे, कैसे उनको खत्म करेंगे, इस ट्रेनिंग उसको दी जाती है। अब ये ट्रेनिंग में दो जगह हुई, एक तो थाइमस में हुई, एक लीवर में हुई। तो जो थाइमस में हुई उनको टी लिम्फोसाइट वहां से ट्रेन होकर जब निकलते हैं, तो निकलने में क्या होता है, जहां से निकले, अगर थाइमस से ट्रेन होकर निकले तो उसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, और अगर वर्षा इन बर्ड्स जिसको लीवर से निकलते हैं तो उनको बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो चूंकि पहले ही डॉक्टर ने, कोई वैज्ञानिक ने उसका वर्षा में देखा था, इसलिए उनको बी लिम्फोसाइट कहा गया। जबकि अगर चाहते तो उसको लीवर में एल लिम्फोसाइट कह सकते थे, नहीं, उसको बी लिम्फोसाइट ही कहा गया। तो दो नाम हो गए, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। यानी
ट्रेनिंग जिस लिम्फोसाइट की थाइमस में हुई उसको टी लिम्फोसाइट कहा गया, और जिसकी ट्रेनिंग बी बर्सा इनवर्स माने लीवर में हुई उसको बी लिम्फोसाइट कहा गया। अब इसके बाद ये आए, और आने के बाद फिर क्या होता है, फिर ये या पास में कोई बोन मैरो हुई वहां पर, और बोन मैरो नहीं हुई तो वहां पर लिम्फ नोड्स में ये चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, और ये जीवन भर रहते हैं, जीवन भर वहीं रहते हैं। और ये क्या काम करते हैं कि जैसे जैसे उनके मतलब जीवन भर में रहने का मतलब ये कि अगर ये इनकी डेथ भी होती है तो अल्टीमेटली ये किसी को ट्रेनिंग दे जाते हैं, और अल्टीमेटली उनको ट्रेनिंग वहीं से टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट से ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग होके आती रहती है, यानी हमेशा ये कंटिन्यूअस इनका फ्लो है वो होता रहता है। तो जो शुरू में हुए उन्होंने अपने आप सेंसिटाइज होकर के ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, तो वो हर अगले को ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो ये उनका, अब जब मानव शरीर में, अब मान लीजिए कोई डिफेंस में आक्रमण हुआ आपका, तो अब ये दो हम लोग समझ गए कि ये दोनों है, एक टी लिम्फोसाइट है और एक बी लिम्फोसाइट। ये दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, एक तो हमारा बोन मैरो में बैठा हुआ, एक लिम्फ नोड्स में बैठा हुआ है। तो एक तरह के कुछ लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट चाहे बोन मैरो में बैठे हो चाहे वो लिम्फ नोड्स में बैठे हो, वहां पर सेटल है। अब क्या हो रहा है, मानव शरीर में प्रवेश करने के लिए दुश्मन हमारे क्या है, वायरस है, या तो बैक्टीरिया या अमीबा है। अमीबा एक सेल का है, बैक्टीरिया में कुछ थोड़ा सा अधिक सेल है, वायरस में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, वर्चुअली सेल भी बहुत न्यूक्लियस होता ही नहीं उसमें, तो ये समझिए। तो अब इनका कोई भी प्रवेश जब बाहर से कहा जाएगा तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको हमेशा एंटीजन कहा गया है, इनको एंटीजन ANTIGEN एंटीजन कहा जाता है। तो ये एंटीजन हमारे लिए शरीर के हैं, हानिकारक है, और जो भी एंटीजन होगा वो हमारे लिए शरीर का हानिकारक होगा। अब क्या होगा, तो अब ये क्या करते हैं, ये एंटीजन जब आते हैं शरीर में तो क्या करते हैं, ये इनका काम क्या है, इनका काम है अल्टीमेटली ये हमारे शरीर को अपने भोजन की तलाश में है, ये भोजन हमारे यहाँ लेना चाहते हैं, तो या तो हमारे पास अंदर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर ऊर्जा ले लेंगे, और या ये उसके तरल जो हमारे बाहर है जो ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वहां पर हमारे पास जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो भी चीजें हैं उनको भोजन लेंगे। तो दो जगह ये चाहते हैं, पहले तो सेल के अंदर घुस जाए तो, और सेल के बाहर रह जाए तो। अब तो ये जो बाहर से बैक्टीरिया आते हैं इनमें क्या होता है, ये प्रोटीन को एक प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। हर बैक्टीरिया, हर वायरस अपना एक प्रोटीन निकालता है, इसको एंटीजन कह सकते हैं हम लोग। हम कहते हैं कि ये एंटीजन निकालता है, तो ये एंटीजन जो होता है वही उसकी पहचान है, वो एंटीजन उस बैक्टीरिया की पहचान है। तो ये एंटीजन बॉडी फ्लूइड्स में, अब बॉडी फ्लूइड में घूम रहे हैं, तो उन जगह पर हमारे क्या क्या है, हमारे मैक्रोफेजेस है, यानी हमारे डिफेंस की फोर्स वहां बैठी हुई है, तो वो भी घूम रही है सचल दस्ती के रूप में। उसने इनको अकेला 1-2 पाया, 4 पाया, उनको पकड़ लिया, अब पकड़ने के बाद उनको खा गए। खाने के पहले क्या करते हैं, वो उसका पूरा विवरण लिख लेते हैं कि ये एंटीजन जो आया हुआ है या जो निकाल रहा है, इस एंटीजन की विशेषता ये है कि इसमें ये गोला बारूद है, ये काम कर सकता है, ये इतनी दूर मार कर सकता है, ऐसे ये खत्म करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। अब ये इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, और ये इंफॉर्मेशन लिया इन्होंने, और फिर इस जा करके और इसको इंफॉर्मेशन किसको देते हैं, ये जो बाद में पास में जो भी सेटल हुआ, चाहे बोन मैरो हो और चाहे हमारा लिम्फ नोड हो, वहां पर घुस जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन अपने आदमियों को दे देगा, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट को दे देगा। अब इस सूचना के आधार पर ये जो हमारे एंटीजन वाले बैठे हुए हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये क्या करते हैं, ये उसको एक अल्टीमेट, अब उसको उनका काम क्या है कि इस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में कोई ऐसा तैयार करना जो इनको मार सके। तो उसमें फिर एक ट्रेनिंग शुरू होती है, और वो उसको एक विशेष लिम्फोसाइट का रचना करता है, मतलब निर्माण करता है, निर्माण माने ट्रेन करता है, और ट्रेन करने के बाद कहता है कि आप अब जाइए, और कहाँ जाइए, कहते हैं कि अब रक्त प्रवाह में जाइए।
जहां ब्लड सर्कुलेशन है तो वहां भेज देते हैं, और वहां कहते हैं कि वहां से आप रक्त से गामा ग्लोबुलिन लेकर के, रक्त में गामा ग्लोबुलिन है तो उससे लेकर के आप एंटीबॉडीज बनाइए, और इस एंटीबॉडीज का प्रयोग आप जो है दुश्मन को मारने में करिए, क्योंकि यह ट्रेनिंग ले चुका है, ये नया उस नए जो बैक्टीरिया है एंटीजन, उससे उसको मारने के लिए ट्रेनिंग ले चुका है, इसलिए ये लिम्फोसाइट हर तरह के लिए तैयार है, और वो क्या करेगा, रक्त से जाएगा और गामा ग्लोबुलिन लेकर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। तो इसलिए एंटीबॉडीज बनाने का काम जो है, उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाने का काम हमारे यहाँ लगभग 14 दिन में पूरा होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया नया आएगा तो उसको मारने के लिए पहले हमारे पास कौन जाते हैं, पहले हमारे जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं वो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो शुरू में अधिक रहते हैं, वो मारते रहते हैं, तो जब मरने लगते हैं वो, तब 14 दिन के बाद ये लिम्फोसाइट डेवलप हो जाते हैं। तो लिम्फोसाइट का काम हमेशा 14 दिन बाद होता है। तो कभी लिम्फोसाइट जब बढ़ा मिलेगा, इसका मतलब मानिएगा कि लिम्फोसाइट बढ़े तभी है जबकि 14 दिन बीमारी हो चुकी है। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पर अंतर है, अगर उसने ट्रेनिंग टी लिम्फोसाइट्स से लिया है, टी लिम्फोसाइट ने अगर उसको ट्रेन किया है, तो इस लिम्फोसाइट का जन्म टी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडीज का जन्म हुआ है। तो ये जो एंटीबॉडीज जाएंगे, ये जो शरीर के अंदर सेल है, उस सेल में जो कोई भी दुश्मन घुसा होगा उसको उससे लड़ेगा, ठीक है। तो इसे सेलुलर इम्यूनिटी कहेंगे, सेल के अंदर जो इम्यूनिटी है। तो टी लिम्फोसाइट मैंने थाइमस ग्लैंड से जो ट्रेनिंग पाया हुआ है, अल्टीमेटली उसको सेलुलर इम्यूनिटी के तैयार करेंगे, जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन देने पर एंटीबॉडीज का जन्म होगा। तो जो स्मॉल पॉक्स वाला होगा वो एंटीबॉडीज यहाँ जन्म होगा, यानी स्मॉल पॉक्स किसी को हुआ है तो ये सेलुलर इम्यूनिटी के लिए ये टी लिम्फोसाइट उसको मारेंगे। और अगर बी लिम्फोसाइट से जन्म हुआ है तो ये जो बाहर सेल के बाहर जो हमारा फ्लूइड है उसमें दुश्मनों से लड़ेगा, इसको ह्यूमरल एंटी इम्यूनिटी कहेंगे, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। तो बीसीजी, ये सब ट्यूबर से बचने के लिए बीसीजी वैक्सीन, जो बीसी वैक्सीन बैसिलस कैलामिटी गुरिन नाम है उसका, तो बीसीजी तीनों के लिए होता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस और कई चीजों के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये उसका कंसेप्ट समझ गया मैडम, समझ में आया? को नहीं बोलिए, बोलिए। हाँ सर, समझ में आया। और हाँ फिर से भी देखना पड़ेगा अच्छे से और समझ में। ठीक है। तो हाँ, ये चीज ये जो है ये कंसेप्ट है पूरा उसका, क्योंकि अल्टीमेटली उसका काम क्या है, कोई भी आदमी आएगा तो उसको भोजन की तलाश है, वो हमारे से भोजन लेना चाहता है। भोजन माने ऊर्जा, ऊर्जा सभी का भोजन है, ऊर्जा सबका भोजन है, इसलिए वही लेना चाहता है। अब ब्लड ग्रुप पे हम लोग आ गए, ब्लड ग्रुप में हम लोग आ गए। ब्लड ग्रुप में क्या था कि पहले हम लोगों का कैसे ब्लड ग्रुप बना, पहले युद्ध के दौरान जो, कहां से इतिहास कैसी बात है कि जो सीरियस सैनिक थे कहीं युद्ध में जख्मी होते थे तो उनको हम लोग को चढ़ाते थे, ब्लड चढ़ाते थे, तो देखा कि वो मर जाते थे, पता नहीं क्या बात है। तो ये कारण कहाँ मालूम हुआ, 1901 में। आप समझिए कि 1901 में लैंस स्टेनर ने, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या हुआ, इनका मौतों कारण कैसे देखा, इन्होंने कहा कि कोई ये जो रिसर्च किया तो उनका इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है, इसकी वजह से मर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो जो ब्लड ग्रुप में जो कंपोजिशन है उन्हीं को मैचिंग ब्लड चढ़ाना चाहिए। अब कैसे उनका रक्त में, अब कैसे ढूंढा गया, तो उन्होंने देखा गया कि रक्त में 2 प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो ये उन्होंने देखा प्रोटीन के सब बने हैं। देखिए अधिकांशतः प्रोटीन का काम हर जगह है, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में देखा एर्थ्रोसाइट, जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ होती है, तो उन्होंने देखा कि बाहरी सतह पर एक ग्लाइकोप्रोटीन है,
ग्लाइकोप्रोटीन माने ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों का मिक्स, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। तो एक ग्लाइकोप्रोटीन चिपका है, उसमें अटैच है, उसका एग्लूटिनोजन, वो एग्लूटिनोजन उसको कहा गया। ये दो तरह के हैं, एक एग्लूटिनोजन ए और ए बी, दो तरह का है। तो एग्लूटिनोजन ए और एग्लूटिनोजन बी दो तरह के होते हैं। तो एक किसी एर्थ्रोसाइड में एग्लूटिनोजन ए चिपका मिलेगा और किसी में एर्थ्रोसाइड में एग्लूटिनोजन बी चिपका मिलेगा। अब इन्होंने कहा कि शरीर में शरीर में एक सिस्टम है, अगर ब्लड सीरम, ब्लड, अब एर्थ्रोसाइट माने आरबीसी वो भी घूम रहा है, ब्लड सीरम माने ब्लड का सीरम जो हम प्लाज्मा से निकालते हैं उसमें, तो वो ब्लड सीरम में इस एग्लूटिनोजन के काउंटर प्रोटीन, इसको काउंटर प्रोटीन मौजूद है। तो मतलब यानी दोनों एक साथ नहीं रह सकते, काउंटर प्रोटीन माने दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो क्या होगा, कहीं पर एग्लूटिनिन अल्फा है और कहीं बीटा है। तो दो एग्लूटिनिन्स है, एक अल्फा है और एक बीटा, और वहां है एग्लूटिनोजन ए और बी। तो इन्होंने कहा कि इन एग्लूटिनोजेंस और एग्लूटिनिन्स का मानव रक्त में मौजूदगी ये नियम है। दोनों कैसे रह सकते हैं इसका एक नियम है, भाई दोनों एग्जिस्ट करेंगे इन दशाओं में। कैसे, क्या दशा है? पहला दशा ये है कि एग्लूटिनोजन ए है, उसका करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन अल्फा है, जो शरीर में एक साथ नहीं रह सकते, यानी ये दोनों अगर होंगे तो चिपक जाएंगे, मर जाएंगे, यानी आदमी मरने के कगार पहुंच जाएगा। तो एग्लूटिनोजन ए के करस्पॉन्डिंग जो एल्बुटिनिन अल्फा है, ये दोनों नहीं रह सकते, तो यानी बीटा रह सकता है। तो यदि अगर दोनों ए और दोनों अल्फा मौजूद हुए तो आपस में चिपक जाएंगे, तो इससे फिर आदमी डेथ हो जाती थी। दूसरा खा क्या है, एग्लूटिनोजन की मौजूदगी के आधार पर व्यक्ति को ब्लड ग्रुप नामित किया गया। तो उन्होंने कहा कि एग्लूटिनोजन ए और एग्लूटिनिन बीटा रह सकते हैं, एग्लूटिनिन बी और एग्लूटिनोजन अल्फा ये दोनों रह सकते हैं। यानी जो रह सकते हैं वो ये बता रहे, एक साथ नहीं रह सकते, वो ए के अल्फा और बी का बीटा ये नहीं रह सकते बस। अब इनके अगेंस्ट में आप दूसरे वाले रह सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि कैसे, अगर ब्लड ग्रुप कैसे नामित, अब इन्हीं के आधार पर ब्लड ग्रुप उन्होंने एक निकाला। कैसे ब्लड ग्रुप निकाला, उन्होंने कहा कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एग्लूटिनोजन ए मिलेगा और एग्लूटिनिन बीटा मिलेगा, ये दोनों रह सकते हैं, अल्फा ये ए और बीटा रह सकता है। उसी तरह बी जो ग्रुप हुआ, एग्लूटिनोजन के आधार पर ए बी कहा गया, लेकिन उनको कहा गया कि एग्लूटिनिन जो रहेगा वो ए के साथ बीटा रहेगा और बी के साथ अल्फा रहेगा, क्योंकि यहां ये चिपकेगा नहीं, ए के साथ बीटा नहीं चिपकेगा, बी के साथ अल्फा नहीं चिपकेगा, लेकिन ए के साथ अल्फा चिपक जाएगा, बी के साथ बीटा चिपक जाएगा। अगर दोनों एग्लूटिनोजन ए बी दोनों है, अगर दोनों है तो ये एग्लूटिनिन होगा ही नहीं, क्योंकि ए के साथ बीटा चिपक जाएगा, बी के साथ अल्फा चिपक जाएगा, तो यानी यह कोई नहीं। अगर ए बी एग्लूटिनोजन होगा तो दोनों नहीं, दोनों नहीं होंगे, एग्लूटिनिन अल्फा और बीटा कुछ नहीं होगा। और ओ ग्रुप उसको कहा गया जिसमें ओ माने जीरो, नो, ओ माने नो, नो को कहा गया कि एग्लूटिनोजन नहीं है, किसी किसी में चिपका नहीं है, किसी एर्थ्रोसाइड में ये चिपका ही नहीं है, कोई नहीं है। तो अगर एग्लूटिनोजन नहीं है तो चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो इसलिए उसको ओ कह दिया गया, ओ माने नो, यानी देर इज नथिंग लाइक एग्लूटिनोजन। इस आधार पर ए बी, ए बी ओ ग्रुप, इस वर्गीकरण को कहा गया ए बी ओ ग्रुप सिस्टम, ए बी ओ ब्लड सिस्टम कह दिया गया इसको। इसमें ए था, बी था, ओ था और ए बी भी था। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग अगर दें, तो कैसे हम लोग मानव रक्तदान कैसे दें? अब ये इसी आधार पर रक्तदान लेना है। कैसे कि अगर कोई रक्तदान करने वाले, देखिए जो ब्लड ग्रुप जो ब्लड दे रहा है, तो ब्लड ग्रुप ब्लड दे रहा था कौन था? एक था, दो, ए बी, ए बी अल्फा, जो ए है उसके साथ बीटा होगा।
मैडम मैडम क्लास चल रहा है, बोलिए। हेलो, क्लास चल रहा है मैडम, बोलिए। जी मैडम। हाँ सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ जा रही, लेकिन मेरी क्लास चल रही, बताइए। अच्छा अच्छा, क्लास के बाद बात करूँ मैं? कितने बजे? 5 बजे के बाद सर? ना ना, मेरी तो क्लास चलेगी 8 बजे तक। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक अर्जेंट था एक बच्चे का, मैं पूछ सकती हूँ क्या बीच में सर? हाँ तो मैं क्लास से तुरंत मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा हाँ सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। जी ठीक। जी जी, राधे राधे सर। ठीक, राधे राधे। तो ए जिसके साथ होगा उसका बीटा होगा, ये तो हम लोग देखे। और जिसके पास बी होगा उसके पास अल्फा होगा। और ए बी ओ, जिसमें ए बी होगा उसके पास तो कोई होगा ही नहीं। और जिसके पास ओ होगा उसके पास अल्फा बीटा दोनों होगा, ये तो हम लोग देखा हुआ है। अब ये रक्तदान करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के हिसाब से। अब इधर क्या होगा, रक्त लेने वाले। तो अगर एग्लूटिनेशन, देखो मैंने एग्लूटिनेशन माने होगा कि रोगी चिपक, मतलब कोई दोनों चिपक जाएंगे। तो यानी अल्फा, अगर रक्त देने लेने वाला जो है उसके उसके यहाँ एग्लूटिनिन कौन सा होगा। अगर एल्गुटिनिन अल्फा होगा तो देखिए यहाँ पर ए के साथ अल्फा चल ही नहीं सकता, तो चिपक जाएगा। अगर उसके पास बीटा है तो चिपकेगा नहीं, क्योंकि बीटा तो यहां भी है। और अगर अल्फा बीटा दोनों हो तो भी चिपक जाएगा। और अगर ये एग्लूटिनिन कोई है ही नहीं तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दो जगहों पर अगर कोई ऐसा ब्लड ग्रुप जो उसको है उसमें साथ अल्फा है या अल्फा बीटा दोनों है, तो ये नहीं अनुपयुक्त है। फिर दूसरे वाले ग्रुप में जो रक्तदान कर रहा है उसके पास बी ग्रुप है, तो उसके पास अल्फा एल्गुटिनिन होगा। अब यहाँ क्या है, अगर एग्लूटिनिन अल्फा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अनुपस्थित है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बीटा और अल्फा बीटा दोनों होंगे तो चिपक जाएगा, यानी मर जाएगा आदमी। एबीओ है यानी एबी ग्रुप है, तो इसमें इसमें देखिए कोई नहीं होगा भाई, इसमें देखिए अनुपस्थित है। तो अगर अनुपस्थित है तब तो नहीं कोई प्रेक्षण, लेकिन और कोई होगा तो इसमें अल्फा बीटा दोनों, अल्फा बीटा ओ है, मतलब ओ है ही नहीं, कोई नहीं है, तो अल्फा होगा तो चिपक जाएगा, बीटा होगा तो चिपक जाएगा, अल्फा बीटा होगा तो चिपक जाएगा। लेकिन जो ओ होगा उसके पास अल्फा और बीटा दोनों होंगे। नो में तो एल्गुटिनोजन नहीं है, लेकिन एल्गुटिनिन तो दोनों है, तो उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो तो उसके पास अल्फा भी है और बीटा भी है। तो इस आधार पर हम लोगों ने कहा कि ओ जो है हमारा है यूनिवर्सल डोनर है, ओ है यूनिवर्सल डोनर। एक और कंडीशन बताएंगे भी। और एबीओ जो है उन्होंने कहा कि ये एबी ग्रुप किसी को नहीं दे सकते। एबी जो है एग्लूटिनेशन हर जगह हो जाएगा, एबी अगर होगा तो एबी को एबी ही दे सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा होना, तो एग्लूटिनेशन दोनों में हो जाएगा, तीनों में अल्फा बीटा हो गए तो ही हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल डोनर है। और उसमें यूनिवर्सल एक्सेप्टर के रूप में नहीं, वो अनुपस्थित है तो नहीं होगा। एग्लूटिनेशन यहाँ भी हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, तीनों में हो जाएगा। तो ए बी मतलब ओ जो है यूनिवर्सल डोनर के रूप में आया, ठीक है। तो क्या हुआ, रक्तदान करने वाले का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो रक्त सभी अन्य ग्रुपों को दिया जा सकता है। और रक्त लेने वाले रोगी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो अन्य सभी ग्रुप वालों का रक्त ले सकता है, अगर इसके पास ए बी हो। भाई द वे यहाँ देखिए, यहाँ अगर ए बी हो तो उसके लिए कोई दिक्कत है, उसका बीटा भी होगा, उसके बाद अल्फा भी होगा। जो ए बी होगा उसके पास क्या होगा, बीटा भी होगा और अल्फा भी होगा, तो इसलिए उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी।
क्योंकि वो अगर बीटा आएगा तो भी कोई चिंता नहीं, अल्फा आएगा तो भी कोई चिंता नहीं, इसलिए उसके पास दोनों आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर उसको बोल दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी कुछ और भी हम लोग देखते हैं। तो ए बी ग्रुप है, वो अन्य ग्रुप वालों का रक्त ले सकता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, बस ये कंसेप्ट समझ लीजिए। मानव शरीर अपने एग्लूटिनोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाती है। अगर कोई चीज पहले से मौजूद है तो उसके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। ये ऑटो इम्यूनिटी का कंसेप्ट है, जो पहले से मौजूद है उसको पहचान लेता है कि भाई हम इसके विरुद्ध नहीं जाएंगे, बस ये है। बाहर से आई जो एग्लूटिनोजन है, जो अपनी जैसी नहीं है, उसके अगेंस्ट शरीर एंटीबॉडीज बनाती है, जहां एग्लूटिनेशन के फलस्वरूप हिमोलिसिस में ब्लड मरने लगते हैं और रोगी मरने लगता है। अब एक इसके बाद और एक खोज लिया गया, एक आरएच सिस्टम खोजा गया। भाई देखा गया कि इसमें भी कभी गड़बड़ी हो जाती थी, कोई डाल दिया और कभी कभी रोगी मर गया, ये भी पाया गया बाद में। तो देखा गया भाई यहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने रिसर्च किया तो रीजस मंकी में पाए जाने वाले एक विशेष एग्लूटिनोजन उन्होंने कहा कि वहां एक अलग से एथ्रोसाइट सेल मेम्ब्रेन की बाहरी सतह में एक विशेष पाया गया। वो 15% व्यक्तियों में अनुपस्थित होता है, 85% में होता है। तो इस वाले को उन्होंने इस पे कह दिया, इसको कहा रीजस, चूंकि रीजस मंकी में पाया गया था तो उसको आरएच कह दिया गया, शॉर्ट फॉर्म आरएच। और कहा गया कि आरएच अगर है, ये वाला एग्लूटिनोजन है, तो इसको आरएच पॉजिटिव कह दिया गया, और अगर नहीं है तो आरएच नेगेटिव कह दिया गया। तो 15% लोगों में ये नहीं रहता, मतलब आरएच नेगेटिव 15% में नहीं होगा और 85% में आरएच पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर पाया गया भाई जो जिसमें अनुपस्थित है वो अगर उसमें आप दे देंगे कोई ब्लड ग्रुप तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आरएच निगेटिव को आरएच पॉजिटिव अगर दे दिया तो एग्लूटिनोजन हो जाएगा और हेमोलिसिस हो जाएगी। उसी से डिराइव हुआ कि अगर कोई गर्भ में है, ये वाला लॉ क्या है कि पिता का ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर मौजूद होता है, यानी अगर कोई बच्चा है तो आरएच फैक्टर स्पेशली ब्लड ग्रुप फादर का होता है। ये फादर का, मैं स्पेशली आरएच फैक्टर की बात कर रहा हूँ, वो ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और ये विशेषता आरएच फैक्टर जरूर मौजूद होगा। तो अगर पिता आरएच पॉजिटिव है और मदर आरएच निगेटिव है तो बच्चा क्या होगा, बच्चा आरएच पॉजिटिव होगा, उसके पास तो पिता से मिला हुआ है। आरएच की बात कर रहे हैं केवल, अभी ब्लड ग्रुप की बात ही नहीं हम लोग कर रहे। तो बच्चे के आरएच पॉजिटिव आया, अब प्लेसेंटा के रास्ते मां के शरीर में पहुंचा, जैसे शरीर में पहुंचा वैसे ही मदर में क्या हुआ, एंटीबॉडीज बनवाने लगेगा। अब देखिए, तो ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के माध्यम से ये दोबारा लौट कर बच्चे में पहुंच गए तो हेमोलिसिस हो जाएगी। एंटीबॉडीज वो आरएच पॉजिटिव है, वो मदर के में गए, मदर ने उनके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडीज बना दिया कि इस एग्लूटिनोजन को मारो। ये फिर दोबारा चले आ गए, बच्चे में आ गए, तो ये एंटीबॉडीज जो वहां यहाँ तो फिर एग्लूटिनोजन देखा गया उन्होंने, तो फिर उनको मारना शुरू कर दिया, तो ये हेमोलिसिस की संभावना बन जाती है। तो अगर ऐसा हो गया तो बच्चा डेडसम हो जाएगा। ठीक, और अगर स्पेशली मैं ये आगे लेटेस्ट वो है कि अगर ये हो, मान लीजिए हो सकता है पहली बार में किसी तरह जब शुरू में हुआ तो ऐसा को रोक किया हुआ कि जब फर्स्ट चाइल्ड हुआ तो फर्स्ट चाइल्ड को किसी तरह उन्होंने बचा लिया, लेकिन अगला चाइल्ड इसलिए नहीं बच पाएगा क्योंकि अब तो मदर के शरीर में एंटीबॉडीज बन ही चुके हैं। तो अगर दोबारा कभी हुआ तो जैसे ही वो हुआ तो तब तो मदर अभी तो प्लेसेंटा के माध्यम से जा रहे हैं, अभी बच्चे को किसी तरह पहले बचा लिया गया क्योंकि बनने में देरी लगी। उधर बाद वाले में स्थिति में ये हुआ
कि अगर दोबारा होगा दोबारा बच्चा तो नहीं जीवित रह सकता, ये इसको बोला गया। नाउ कम टू स्प्लीन। मानव शरीर में तिल्ली सबसे बड़ी लिम्फाइड टिश्यू है, सबसे बड़ी लिम्फाइड यही है तिल्ली, लिम्फाइड लिम्फाइड में डिफेंस के लिए अधिक है। ये सेम के आकार के अंग है जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम नीचे होता रीजन में स्थित है, तो यह तिल्ली में लेफ्ट में, और ये स्टमक और ट्रांसवर्स कोलोन की फ्लेक्शन में डायरेक्ट रिलेशन में, वहां जो लूप बनता है वहां पर ये है। इन एडल्ट्स उसी के पास में है। इन एडल्ट्स इसका भार 150 ग्राम, इसका 50-100 ग्राम। इसका फंक्शन क्या है? जो भ्रूणावस्था में स्प्लीन ब्लड सेल्स का निर्माण करती है और एडल्ट लाइफ में, तो पहले तो करती है, एडल्ट लाइफ में इमरजेंसी में भी ये ब्लड सेल्स का आंशिक फॉर्मेशन करती है। इमरजेंसी कंडीशन हुई तो भी करना शुरू कर दी, इसलिए स्प्लीन बहुत महत्वपूर्ण है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, आरई सिस्टम डिफेंस का सिस्टम कहलाता है। इसके सदस्य होने के कारण ये एर्थ्रोसाइट का कब्रिस्तान है, मार देती है कि अपने ये अब जीवित रहने के काबिल नहीं क्योंकि ये डेडसम है। तीसरा क्या है? ये ब्लड का रिजर्वायर है, इसमें इमरजेंसी के लिए 150 ml ब्लड हमेशा भरा रहता है, तो कभी जरूरत हुई तो ये 150 ग्राम दे देगा। इट पार्टिसिपेट इन डिफेंस रिएक्शन अगेंस्ट द टॉक्सिन, डिप्थीरिया, टिटेनस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज बनाने में करती है, हम लोगों ने भी देखा ये, तो ये स्प्लीन भी उसमें फंक्शन करती है, एंटीबॉडीज बनाने में योगदान देती है। स्प्लीन इज सपोज्ड टू बी ए ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इन एक्यूट इमरजेंसी इट कंट्रीब्यूट्स ब्लड सेल्स एंड वाटर। अगर बहुत इमरजेंसी हुई तो ये रक्त और रक्त सेल और वाटर तीनों को सिस्टम में डाल देती है। इट्स बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद स्मूथ मसल्स सो इट कैन कॉन्ट्रैक्ट टू ट्यून ऑफ ओ, जीरो की तरफ यूं हो जाती, यानी सारा का सारा रक्त बाहर आ सकता है। दस द लास्ट ड्रॉप ऑफ स्प्लीन फ्लूइड कम्स इन सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन में पूरा अपने को ट्यूनिंग कर लेगी कि वो पूरा सर्कुलेशन में आपको डाल दे, ताकि पूरा का पूरा आपको रक्त जो है सर्कुलेशन को मिल जाए। तो ये हमारा जो है ब्लड वाला चैप्टर पूरा हो गया है। अब मैडम जब आएंगे तो उनको ये मिलेगा, तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं और उनको, उनकी शक्ति को, उनकी ऊर्जा को स्मरण करते हैं। वो शक्ति हमको जो मिली हुई है, उस हम शक्ति को समाज के कल्याण के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उस ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि पीड़ित मानवता का कल्याण हो सके और खेमका सर का ये सपना पूरा हो सके। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग